हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी फिर से क्लास में। हमारा ये YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी, जिसमें हम लोग जो 100 डेज के कोर्स में चल रहे हैं, जिसमें मैं हर दिन आपको नई नई चीजें बताऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश को एक अलग डायमेंशन मिल सके, एक नया आयाम मिल सके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वो सभी स्टूडेंट्स जो लाइव अभी तक नहीं आए हैं, उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द लाइव होंगे। आज की हमारी जो 100 डेज क्लासेस हैं, उसमें हमारा थर्ड डे है, और इस थर्ड डे में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ भी बहुत कुछ होगा, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं डिटेल में समझ जाएंगे। देन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है वो समझेंगे। WH वर्ड्स, मतलब WH फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली जिसमें बहुत सारे WH वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं। साथ ही सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी चीजों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी 100 डेज है, इसका थर्ड डे है, जिसमें हम लोग इन बेसिक चीजों को आज हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ऑनलाइन आ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड डे। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ उन्हीं बेसिक पहलुओं के बारे में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उससे आगे की यात्रा करेंगे। वो है क्या, सब्जेक्ट को लेकर मैं चलूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, पर्सन्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि सिंगुलर क्या, प्लूरल क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या। उसी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो आइए समझने की शुरुआत करते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो काम करता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, या सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, उस हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर कोई है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट यही होता है जो किसी सेंटेंस का फाउंडेशन बनाता है, मतलब सेंटेंस की इनिशियल पॉइंट यहीं से होता है। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर, सेंटेंस में जो काम करता है, जिसके बारे में बात की जाती है, या जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये मैंने बताया था। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन करता, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट में बेसिकली ये सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो नंबर में एक से ज्यादा होगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनका आज फर्स्ट डे है, जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, उन्हें ये लिख लेना चाहिए। कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए। जो भी चीज है आपको समझ में आता है कि यार ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक शुरुआत है इंग्लिश की। अभी तक तो हम लोगों ने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना भी शुरू नहीं किया है। सेंटेंसेस की क्या क्या बारीकियां होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, बस वहीं से मेरी शुरुआत है कि सब्जेक्ट, कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब कहलाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, यू, वी, दे, या कोई भी वो सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होता है। ही जिसको हम बोलते हैं वह, शी जिसको हम बोलते हैं वह, इट जिसका मतलब होता है यह, और नेम मतलब नाम। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे, उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट बेसिकली 4 सब्जेक्ट को गिना जाता है, जिनमें ज्यादा इंग्लिश में जिनका यूज ज्यादा होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होता है। ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। गाइस, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, यू, वी और दे। गाइस, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको रट डालना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ये दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करते हैं, सडन हमारे मुंह से हिंदी वाले सब्जेक्ट निकलते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, वो टीचर है, उसके पास पैसा है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश पर कमांड कर रहा हूं, वे यहां आ रहे हैं, लड़कों ने मुझे समझाया, लड़कियों ने क्लास अटेंड की है ना, वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूं। ये सब क्या है? ये सब है सब्जेक्ट्स।
है ना। तो सब्जेक्ट पहले आते हैं और सब्जेक्ट का हमको इंग्लिश पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं वह बाजार जा रहा है, वो कोई लड़का है तो वह के लिए ही होता है, अगर वह बाजार जा रही है कोई लड़की है तो शी होता है। ये पूरे रट डालो। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते ही, शी, इट, नेम या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में आते आई, यू, वी, दे या ऐसा सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होगा, उसको सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इट की, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है इट, ये इट कब इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा इसी को क्लियर कर दूं। देखिए पहले यहां से मैं शुरुआत करता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? एक वचन करता। एक वचन करता मतलब क्या? जो गिनती में एक होगा, है ना। अगर मैं ही की बात करता हूं तो ही गिनती में कितना होता है? जैसे मैंने बोला वह मेरे पापा है, सो वह कितने हैं? एक। सो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट जो गिनती में एक को डिनोट करता है। मैंने बोला वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, शी है कितनी? एक। सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक को डिनोट करे। मैंने बोला यह मार्कर है, यह मार्कर कितना है? एक, जो एक को डिनोट करे। या मैं बात करूं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी है कितने? एक। तो मतलब अगर हम ही को डिनोट कर रहे हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट के लिए आएगा, अगर हम शी को डिनोट कर रहे हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट के लिए आएगा, अगर हम इट के बारे में बात कर रहे हैं, इट को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। कोई नेम आ रहा है, वो नाम कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी नाम हो सकता है, अमित शाह नाम हो सकता है, विराट कोहली नाम हो सकता है, कटप्पा, बाहुबली, मनीष सर, राजीव सर, कोई भी नाम हो सकता है। कोई भी नाम आता है तो वो सिंगुलर ही होता है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो गिनती में एक है, जैसे मैंने मोबाइल, मोबाइल गिनती में कितने होते हैं? एक। मैंने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर गिनती में कितना है? एक। तो जो भी गिनती में एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। बात मैं अगर इनकी करूं तो ये सब बेसिक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, वी का मतलब होता है हम, दे मतलब वे, और इनके अलावा कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होंगे। जैसे मैं बात करूं बॉयज एक से ज्यादा है, गर्ल्स एक से ज्यादा है, क्वेश्चंस एक से ज्यादा है, माय टीचर्स एक से ज्यादा है। मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, अगर आप भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं सब्जेक्ट पूछना शुरू करूंगा, आप बताने की कोशिश करना ये सिंगुलर है कि प्लूरल। आपको कितना समझ में आया? कल भी इसकी बात थी, अब मैं यहां से बढ़ाते हुए बात को आगे ले जाऊंगा, लेकिन ये समझ में कितना आया है आपको, बात इसकी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हर एक छोटी छोटी बेसिक चीजों को, जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत बन सके। ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? शी कौन सा है? सिंगुलर या प्लूरल? इट सिंगुलर, कोई एक नाम आता है सिंगुलर, और कोई भी गिनती में एक है तो वो सिंगुलर है। आई प्लूरल, यू प्लूरल, वी प्लूरल, दे प्लूरल, और कोई भी गिनती में एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट का है। दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? एक वचन करता। प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बहुवचन करता। सिंगुलर में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम। प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, यू, वी, दे। ही का मतलब क्या होता है? वह। शी का मतलब क्या होता है? इट का मतलब क्या होता है? और नेम मतलब क्या होता है? कोई नाम। आई का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। वी का मतलब क्या होता है? और दे मतलब वे। मैं आपसे इसके अलावा कोई सब्जेक्ट पूछूं, नरेंद्र मोदी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। मैंने बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? गर्ल्स, पीपल, चिल्ड्रन, मनीष सर, मनीष सर और राजीव सर, दीपेश सर, दीपेश सर और राज सर, प्लूरल। मतलब हमको सब्जेक्ट लेते वक्त ये समझ में आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। पूरी चीजें समझ में आ जाती है। ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी एक लड़के के लिए या किसी एक आदमी के लिए। अगर मुझे बोलना है वो मेरा भाई है, मतलब वो कोई लड़का है, मुझे इस्तेमाल करना होगा ही का। अगर मुझे बात करना है वो मेरे पापा है, वो मेरे अंकल है, वो मेरे सर है, अगर हम किसी जेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमको ही का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको शी का इस्तेमाल करना होगा एज अ सब्जेक्ट। अगर हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं और महिला गिनती में एक है तो हमको शी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मुझे कहना है कि वो मेरी स्टूडेंट है, कोई लड़की है, सो शी इज माई स्टूडेंट। मुझे कहना वो मेरी वाइफ है, अब वाइफ गिनती में एक, शी इज माई वाइफ। वो मेरी मम्मी है, मम्मी गिनती में एक, शी इज माई मदर। अगर मैं इट की बात करूं तो इट किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? मैंने कल भी ये डिटेल में बताने की कोशिश की थी कि इट किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। आइए उसको एक बार फिर समझते हैं। ये इट का कॉन्सेप्ट है। इट का यूज किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं किन चीजों के साथ इट का इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग जितनी भी चीजें और अगर गिनती में एक है तो उनके साथ हम इट का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नॉन लिविंग चीज, जैसे मतलब ये दीवार है, इट इज वॉल। यह पंखा है, इट इज अ फैन। यह मोबाइल है, इट इज अ मोबाइल। यह ऑनलाइन क्लास है, इट इज एन ऑनलाइन क्लास। यह स्विच है, इट इज अ स्विच। यह स्विच बोर्ड है, इट इज अ स्विच बोर्ड। यह दरवाजा है,
इट इज डोर। मैंने बोला ये पैनल बोर्ड है, इट इज अ पैनल बोर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन। मतलब जितनी भी निर्जीव वस्तु आएगी उसके साथ हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट, लेकिन वो निर्जीव वस्तु गिनती में होनी चाहिए कितनी? एक। ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह आता है कि इट का इस्तेमाल सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो इट है वो लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो लिविंग थिंग्स होती क्या है? लिविंग थिंग्स वो एनिमल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोला यह गाय है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ काऊ। मुझे बोलना है यह कुत्ता है, इट इज अ डॉग। अगर मुझे बोलना है यह बैल है सो इट इज अ बुल या बुलक। मुझे बोलना है कि यह घोड़ा है, इट इज अ हॉर्स। मतलब सभी एनिमल्स के लिए हम लोग बात करते हैं इट का, मतलब इट को इंडिकेट करते हैं एज एनिमल्स के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार, इसको लगा यार, गर्मी बहुत हद से ज्यादा है। ठीक है, बात समझिएगा। क्या आवाज आ रही है? मोबाइल में? मोबाइल में ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बंद तो नहीं है? हाँ ना, बढ़ाओ उसकी स्पीड बढ़ाओ। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। जितने भी लिविंग थिंग्स होगी, मैं छोड़ो उन चीजों को, जितने भी लिविंग थिंग्स होगी उन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, पर सभी लिविंग थिंग्स के लिए नहीं। इट का इस्तेमाल कभी भी हम लोग आदमी, औरत, बच्चों के लिए नहीं कर सकते। 5 साल या 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस एनिमल्स, सभी जानवर के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बोलना है ये घोड़ा है सो इट इज अ हॉर्स। मुझे बोलना है ये बैल है, इट इज अ बुलक। ये सांड है, इट इज ऑक्स। मुझे बोलना है ये हिरण है, इट इज डियर। मुझे बोलना है ये कुत्ता है, इट इज अ डॉग। लेकिन वो सभी जानवर गिनती में होना चाहिए एक, तभी हम लोग उन जानवरों को इंडिकेट करने के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पक्षियों को इंडिकेट करना है तो भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, पक्षियों को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो पक्षी गिनती में होना चाहिए एक। जैसे मुझे बोलना है यह उल्लू है, इट इज एन आउल। मुझे बोलना है यह चिड़िया है, इट इज स्पैरो। मुझे बोलना है यह कौवा है, इट इज अ क्रॉ। मुझे बोलना है सपोज मुझे बोलना है कि यह कोयल है, इट इज कुकू। मुझे बोलना है कि यह मैना है, इट इज स्टारलिंग। मुझे बोलना है यह तीतर है, इट इज पार्ट्रिज। मुझे बोलना है यह शुतुरमुर्ग है, इट इज एन ऑस्ट्रिच। तो ये मैं इट लगा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये सभी की सभी पक्षी, और सभी पक्षियों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इंसेक्ट हो, कीड़ा मकोड़ा हो, जैसे मुझे बोलना है ये मच्छर है। अब ये मच्छर गिनती में एक है, क्या बताना पड़ेगा मुझे? इट इज अ मॉस्किटो। मुझे बोलना है ये खटमल है, इट इज अ बर्ड, BUD बर्ड मतलब खटमल। मुझे बोलना है ये तितली है, तितली एक इंसेक्ट है सो इट इज अ बटरफ्लाई। मुझे बोलना है ये मक्खी है, इट इज अ फ्लाई। मुझे बोलना है यह शहद वाली मक्खी है, मधुमक्खी है, सो इट इज हनी बी। कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो और वो गिनती में एक हो तो हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। इट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर, ऐसे लोग जिनका कोई जेंडर नहीं है, जैसे कोई मेल या फीमेल नहीं है। जैसे ज्यादातर सोसाइटी में 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। एक तीसरा जेंडर भी होता है जो हमारे बीच पाया जाता है, जिनको हम थर्ड जेंडर के तौर पे जानते हैं, ट्रांसजेंडर। उन ट्रांसजेंडर को इंडिकेट करने के लिए ना तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं ना शी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमको कोई ट्रांसजेंडर नजर आता है तो हम उसको इंडिकेट करके ऐसा नहीं बोल सकते कि ही इज अ ट्रांसजेंडर या शी इज अ ट्रांसजेंडर। वी कैन नॉट कॉल देम एज ही और शी, वी शुड कॉल देम as its subject. We should denote them by using its subject. हम उन्हें देखकर बोलते हैं it is a transgender. क्यों? क्योंकि वो जेंडर वाइज गिने नहीं जाते, ही या शी इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चे के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो किचन की सभी चीजों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको अपने गांव का नाम बताना है, कि जैसे मैंने बोला यह अमलपुरा है सो इट इज अमलपुरा। मुझे बोलना है ये नेपानगर है, इट इज नेपानगर। सिटी का नाम बताना है ये खंडवा है, इट इज खंडवा। इंदौर का बताना है कि ये इंदौर है, इट इज इंदौर। ये रेलवे स्टेशन है, इट इज रेलवे स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म है, इट इज अ प्लेटफॉर्म। सिटी का बताना है, स्टेट का नाम बताना है, जैसे कि यह एमपी है, इट इज एमपी। यह महाराष्ट्र है, इट इज महाराष्ट्र। ठीक, कंट्री का नाम बताना है, ये इंडिया है, इट इज इंडिया। मुझे बोलना है ये श्रीलंका है, इट इज श्रीलंका। न्यूज़पेपर, रिवर्स के नाम बताना है, जैसे मुझे बोलना है ये गंगा नदी है तो इट इज द गंगा रिवर। मुझे बोलना है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है सो इट इज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है सो इट इज द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। यह दैनिक भास्कर है, इट इज दैनिक भास्कर। मतलब न्यूज़पेपर्स के नाम के लिए इट
इंडिकेट करेंगे, रिवर्स के नाम के लिए हम लोग इट का इंडिकेशन देंगे। गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश का बेसिक है, यही से इंग्लिश की शुरुआत होती है। अगर हम लोगों को इन चीजों पर कमांड नहीं है तो इंग्लिश आ नहीं सकती। ध्यान दीजिए, मेरे साथ वापस बोलने की कोशिश कीजिएगा। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ही, शी, इट, देम। प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, यू, वी और दे। मैंने कल सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझाया है कि आई को हम सिंगुलर है तो सही, लेकिन उसको प्लूरल मानते क्यों हैं। उम्मीद करता हूं कल आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। कल बताया था मैंने कि आई है तो सिंगुलर, लेकिन प्लूरल क्यों कहा जाता है उसको, ठीक है। अब यहां पर तो ये आप रट लो, ये चीजें आपको रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना मुश्किल है ये रट डालना। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर में सब्जेक्ट कौन से आते हैं? ही, शी, इट, देम। प्लूरल में कौन से आते हैं? आई, यू, वी और देम। ही का मतलब क्या होता है? शी का मतलब वह, इट का मतलब यह और नेम मतलब नाम, ठीक है। जिनको गिना जा सकता है उसी का सिंगुलर और प्लूरल बनता है, जिनको गिना नहीं जा सकता उसका सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या किया, समझ के लिए, जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता उसको सिंगुलर मान लिया। अब जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसे मुझे अगर सेंटेंस बनाना है कि सपोज प्यार अंधा होता है, सो प्यार, लव, क्या लव को गिना जा सकता है? दो लव, चार लव, 10 लव नहीं गिन सकते। लव इज ब्लाइंड, तो इज क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता, जो गिना नहीं जा सकता वो हमेशा सिंगुलर होगा। आपके आमने सामने से बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे मैंने बोला गुडनेस, अच्छाई। अच्छाई आज के वक्त में बहुत बुरी है, सो गुडनेस इज बैड नाउअडेज। सो गुडनेस इज बैड क्यों बोला गया? इस क्यों बोला गया? क्योंकि गुडनेस को गिना नहीं जा सकता। हमारे सामने सेंटेंसेस आते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है कितनी? सिंगुलर या प्लूरल गिन तो सकते नहीं, इसलिए उसको सिंगुलर मान के इज लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में? आपके सामने सेंटेंस आते हैं, एकता में शक्ति है, यूनिटी इज अ पावर। क्या आप यूनिटी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, इसलिए उसको सिंगुलर मान लिया जाता है। तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के नाउन्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सकता है उनको हम SES या IS लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जिनको गिना ही नहीं जा सकता, जैसे वाटर को गिन नहीं सकते। अब मुझे बोलना है बॉटल में पानी है, सो वाटर इज इन द मिल्क, तो मैंने वाटर के साथ इज क्यों लगाया? क्योंकि पानी को गिना ही नहीं जा सकता जब तक आप उसमें यूनिट ना लगा दो। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 1 बकेट, 2 बकेट, जब तक आप इसमें यूनिट ना लगा दो तब तक आप इसको गिन नहीं सकते। अब जिस चीज को गिना नहीं जा सकता वो हमेशा सिंगुलर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी जरूरत क्या, हमको जरूरत क्यों पड़ने वाली? इसकी जरूरत इसलिए पड़ने वाली है, इसी से समझ में आता है कि हमको सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे मैंने बोला प्यार हमेशा जीतता है, मुझे ऐसा बोलना है, प्यार हमेशा जीतता है, सो लव विंस। ये बना कैसे? क्योंकि ये सिंगुलर है, जो चीजों को हम गिन नहीं सकते हमेशा वो सिंगुलर होगा। लव विंस, प्यार जीतता है। मैंने नफरत हारती है, तो मैंने बोला हैट्रेड, नफरत को बोलते हैं हैट्रेड, ये नाउन है, हैट्रेड लूजेस, नफरत हारती है, तो ये हारती है मैंने ऐसा कैसे लिख लिया? अगर मैं ऐसा बोलूं ऑनेस्टी हमेशा भुगतान करती है, सो ऑनेस्टी पेज ऑफ, तो पेज क्यों माना, मतलब सिंगुलर क्यों माना? क्योंकि वो सिंगुलर है। जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता उसको सिंगुलर ही माना जाता है, जिन चीजों को गिना जा सकता है वो या तो उसके साथ एस लगता है, ES लगता है या IS लग जाता है। इज इट ओके और नॉट? इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो 5 तरह के नाउन्स हैं, एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो बताया मैंने, 5 तरह के नाउन्स हैं, जरा ध्यान देना। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप जानते हैं प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम राम, किसी सिटी का नाम दिल्ली, किसी गांव का नाम मैंने लिया नेपानगर, किसी कुत्ते का नाम, किसी जानवर का नाम टॉमी, किसी वस्तु का नाम मोबाइल। क्या बात समझ में आ रही है? कॉमन नाउन मतलब क्या? जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सीता भी, बॉय, गर्ल, मैन,
वुमेन। ठीक। अगर कलेक्टिव नाउन की बात करूं, ऐसे नाउन जो कलेक्शन में आते हैं, जैसे मैं बात करूं टीम, ग्रुप, कमिटी, कमिटी, कमिटी। ठीक है। मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं क्लास, जो ग्रुप में आते हैं। ठीक। मैं बात करूं मटेरियल नाउन, जो मटेरियल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक। मैं बात करूं जैसे जिंक, मैं बात करूं लेड, एक धातु आता है, मेटल, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें पूरे भाव आते हैं, जैसे लव, हेट, गुडनेस, बैडनेस। अब मैं आपको क्लियर करूं, नाउन जो है, या तो नाउन को गिना जा सकेगा या तो नहीं गिना जा सकेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ये 3 नाउन हैं, इनको आप गिन सकते हो। बाकी जो बचे हुए 2 नाउन हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको गिना नहीं जा सकता। सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज, अहम चीज ये भी हमको ये पता हो, जैसे राम, राम है कितना? 1, गिन सकते हैं, सिंगुलर है। राम और श्याम 1 से ज्यादा हो जाएंगे। मैंने बोला दिल्ली कितनी है? 1, पर मैं बोलूं दिल्ली और मुंबई, ये कितने हो गई? 1 से ज्यादा। अगर मैं बोलूं नेपानगर, नेपानगर कितना है? 1। नेपानगर और खंडवा कितने हो गए? 2। मतलब इसको गिना जा सकता है, इसको भी गिना जा सकता है। मैंने बोला बॉय, उसका प्लूरल भी होता है बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, मेन, मेंस, वुमेन, विमेन, ये होता है। मेंस नहीं होता, मैन होता है, MEN। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इसको भी गिना जा सकता है। मैंने बोला टीम, तो हम 2 टीमों को बोलते हैं 2 टीम्स। ग्रुप, इसको भी गिना जा सकता है। मैंने बोला 5 ग्रुप्स, 1 ग्रुप है तो 1 ग्रुप, 5 ग्रुप है तो 5 ग्रुप्स। ठीक। मैंने बोला कमिटी, मैंने बोला 5 कमिटीज आर इन दिस मीटिंग, 5 समितियां इस मीटिंग में है, सो 5 कमिटीज, इनको भी गिना जा सकता है। क्लास, 2 क्लास आर हियर, कुलदीप सर इज टेकिंग 1 क्लास एंड मनीष सर इज टेकिंग अनदर। 2 क्लासेस आर हियर। क्लासेस, क्लास को भी आप गिन सकते हो। मतलब नाउन में इन तीनों नाउन को गिना जा सकता है, पर ये 2 नाउन नहीं गिने जा सकते। मटेरियल नाउन नहीं गिना जाता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं गिना जाता, इसको गिना ही नहीं जा सकता। जैसे आप बोले गोल्ड, तो गोल्ड को गिना नहीं जा सकता, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होता कभी, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होता, कॉपर का कॉपर्स नहीं होता, जिंक का जिंक्स नहीं होता, लेड का लेड्स नहीं होता, इनको गिना नहीं जा सकता। ये अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा होगी सिंगुलर। जब भी गोल्ड आएगा तो सिंगुलर, लेकिन इसको अलग से सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है, उसकी एक प्रोसेस है। ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, ये सब इमोशंस होते हैं, जैसे लव, हेट, गुडनेस, बैडनेस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, यूनिटी, ये सब होता है ना, तो इनको भी हम गिन नहीं सकते। तो ये 2 नाउन हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में जाते हैं, हमेशा। और ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को फिर दूंगा, आपको थोड़ा सा मुझे बताना है सोच के कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ये आपके दिमाग में एक बार शिफ्ट हो जाए। जैसे मैं बोलता हूं, अगर रोहन, सिंगुलर है प्लूरल है? अगर मैंने बोला रोहन एंड राधा, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। मैंने बोला माय फादर, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है। सो माय फादर एंड माय मदर, प्लूरल है। ठीक है। मैंने बोला गोल्ड, सिंगुलर, गोल्ड एंड सिल्वर, प्लूरल। मैंने बोला क्लास, सिंगुलर है। मैंने बोला क्लासेस, प्लूरल है। मैंने बोला लव, मैंने बोला ऑनेस्टी, सिंगुलर है। मैंने बोला डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, सिंगुलर। इतना क्लियर है? ये दिमाग में है कुछ चीजें, सिंगुलर प्लूरल में कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो चाहे तो पूछ सकता है। कोई पूछना चाहता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? लेड, 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 वो भी एक मेटल होता है, लेड भी एक मेटल होता है। चलो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। क्या हेल्पिंग वर्ब समझ में आती है क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब किसको बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, which shows the state of a person or sentence और अ सेंटेंस या पर्सन के स्टेट को बताता है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बात करूं नॉर्मल टर्म्स में, जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो किसी व्यक्ति की या किसी सेंटेंस के स्टेट को बताता है। हेल्पिंग वर्ब अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो ऐसी वर्ब जो हेल्प करती है, हेल्प करती है, किस काम में हेल्प करती है? 2 या ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है।
इज इट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? ऐसी वर्ब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने में मदद करे, लेकिन वो लॉजिकल हो। जैसे अगर मैं बात करूं आई एम अ डॉक्टर, तो यह जो एम है ना, वो आई और डॉक्टर को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर एम नहीं होगा तो आई और डॉक्टर जोड़ नहीं पाएंगे, लॉजिकल सेंटेंस बन नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं राधा हैज अ न्यू नेकलेस, राधा हैज अ न्यू नेकलेस, राधा के पास एक नया नेकलेस है, तो यहां पर है ये हैज, जो एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है। सो राधा और अ न्यू नेकलेस दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सेंटेंस कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने में। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं, यहां देखिएगा, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे मैं बात कर रहा हूं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, did, has, have, had, will be, shall have, can, could, may, might, should, must, would, ought to। ये सिर्फ बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स है, सिर्फ बेसिक। इनकी मदद से भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब बनती चली जाती है। तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स है बेसिक, ठीक। गाइस, मेन वर्ब क्या समझते हैं? मेन वर्ब क्या होता है? क्या आप समझते हैं मेन वर्ब किसको बोलते हैं? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो रही थी, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ये कहीं कहीं पर मेन वर्ब का काम भी करती है। जरा समझेंगे हम लोग मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट को कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं। ये देखिएगा, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह की चीजों को बोला जाता है मेन वर्ब। पहला, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, जिसको अभी हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में बोल रहे थे, ये भी कहीं कहीं मेन वर्ब के रूप में काम करती है, ये वाली, है ना। और कहीं कहीं मेन वर्ब उसको भी बोला जाता है जो एक्शन दिखाने का काम करती है। हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में ना हो आता है और जो एक्शन दिखाने का काम करते हैं उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। यहां पर दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखी हुई है। मेन वर्ब इनको भी कहा जाता है और मेन वर्ब इनको भी कहा जाता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, देखना, दिखाना। तो जैसे आना, आने का काम, एक्शन है वो। जाना, जाने का काम मतलब एक्शन है वो। खाना, खाने का काम। पीना, पीने का काम। सोना, सोने का काम। जागना, जागने का काम। देखना, देखने का काम। दिखाना, दिखाने का काम। दो तरह की मेन वर्ब है। इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाऊं मैं नॉर्मली। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर और आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? एम। दूसरे सेंटेंस में एम। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब नाम दिया जाता है। समझना, यहां एम हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब भी है। इस सेंटेंस में एम को हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, इस सेंटेंस में नहीं। जैसे मैंने बोला राधा हैज अ मोबाइल, और अगर इसी का सेंटेंस लिख लूं मैं, राधा हैज रिटन अ लेटर, यहां देखने में एक जैसा लगेगा, यहां दोनों में हैज आया हुआ है, लेकिन ये हैज यहां पर मेन वर्ब है और ये हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। जरा समझना, मेन वर्ब दो तरह की होती है। एक मेन वर्ब वो जब हमारे सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना आए तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। दूसरा मेन वर्ब उसको भी कहा जाता है जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो ये दूसरा मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब आने पर हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे अगर मैं लिखता हूं राम इज अ डॉक्टर, और अगर मैं लिख रहा हूं राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऊपर वाला जो इज है वो मेन वर्ब है और नीचे वाला जो इज है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा? क्योंकि मेन वर्ब ये है। आज क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है यार, क्या बात है?
क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं क्यों, अलग ही लग रहा है। ठीक है, सो राम इज अ डॉक्टर, तो राम ये जो इज है ना वो यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, और यही हेल्पिंग वर्ब यहां मेन वर्ब का काम करती है। और राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब आ रही है और उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब आए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और अगर हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आती तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यही मेन वर्ब का काम करती है। जैसे एक लास्ट सेंटेंस, दे आर माय फ्रेंड्स, ठीक, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अधिकतर हमको कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि ये आर है तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर यही मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये है, क्यों? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब ये आई हुई है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब एक अलग कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे। अब ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन गई है। तो मेन वर्ब में दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरीज कि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लगती है अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ना है, मतलब उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, अगर ये नहीं आता तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। या फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही रहती है। जैसे आना उठना बैठना खाना जाना, ये हमारे मेन वर्ब है। इंग्लिश लैंग्वेज में मेन वर्ब किसे कहा जाता है? हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में ना आए और वो किसी एक्शन का होना, परफॉर्म होना बताए। जैसे उठना, उठने की क्रिया, बैठना, बैठने की क्रिया। गाइज यहां पर मैंने कुछ वर्ब के फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सब मेन वर्ब है इंग्लिश के। हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में आता है ना, जाना, आना, गाना, नाचना, तोड़ना, खोलना, बंद करना, ये सभी हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में आता है ना, ये सभी मेन वर्ब कहलाते हैं। लेकिन ये किसी ना किसी एक्शन का परफॉर्म होना दिखाना चाहिए। जैसे उठना, उठने की क्रिया, बैठना, बैठने की क्रिया, आना, आने की क्रिया, जाना, जाने की क्रिया। हिंदी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में ना आते हैं लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होते। जैसे हीना, मीना, रुबीना, टीना, ये सब हिंदी के नाम हैं, लेकिन ये किसी क्रिया का होना, परफॉर्म होना नहीं बता रहे। जब वो परफॉर्म होना नहीं बताते तो वो मेन वर्ब नहीं होते। हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके अंत में आता है ना, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, आना जाना, समझना समझाना, लिखना पढ़ना, देखना दिखाना, सुनना सुनाना, तो ऐसे सभी वर्ड्स मेन वर्ब कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली जब हम आगे टेंस, मॉडल्स और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो जनरली 5 वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। होते तो 3 ही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीसरा और चौथा ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पहले से ही तीसरा बनता है और इसी पहले से पांचवा बनता है। इसको इंग्लिश में बेस फॉर्म कहा जाता है। जो पहला फॉर्म होता है ना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म है, इसी बेस फॉर्म के आधार पर चौथा बनता है और इसी बेस फॉर्म के आधार पर पांचवा बनता है। देखना, ज्यादातर ये 3 फॉर्म प्रचलित है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि भैया सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग। थर्ड फॉर्म संग। डांस का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डांस, डांस। क्योंकि डांस से फोर्थ फॉर्म आसानी से बन जाता है। डांस में आईएनजी लगा दो, डांसिंग। डांस में एस लगा दो, डांसेस। तो ये 2 फॉर्म ज्यादा प्रचलित नहीं है। ये 2 फॉर्म्स को ज्यादा इस्तेमाल तो होते हैं पर ज्यादा बोलने में नहीं आते हैं। 3 ही फॉर्म ज्यादा प्रचलित है, ये क्योंकि ये तीनों के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये इन्हीं से मिलकर बनता है बेस फॉर्म से। देखिए, बेस फॉर्म, फिर उसका मीनिंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म इसी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाया हुआ है तो ये फोर्थ फॉर्म बनता है, और इसी बेस फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगा दो तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। ओपन, ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, ओपन्स। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज। यहां पर मुझे क्लोजिंग करना था ना, क्लोजिंग और क्लोजेस। ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म है 5 जो हमको याद करने होते हैं, जिसमें हमको 3 ही याद करना होता है, 2 अपने आप बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं। चलो आगे बात करते हैं गाइस। ये हुआ हमारा वर्ब के फॉर्म्स। लास्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं आपके सामने, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जैसे अगर इसके पहले इस डेफिनेशन को मैं समझाऊं, थोड़ा मैं क्लियर करूं, आई एम एन इंग्लिश टीचर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
दे आर हेल्पिंग मी, माई फ्रेंड हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। कुछ सेंटेंस देखिए, अभी तक जितना थोड़ा सा पढ़ा है हम रिवाइज करते हैं, समझते हैं। आई है एक सब्जेक्ट, है ना? एम यहां पर एक प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब यहां नहीं है। एन इंग्लिश टीचर, ये बचा हुआ क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करने लग गया। दूसरा सेंटेंस, ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। और क्रिकेट बचा हुआ क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक। दे क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग क्या है? मेन वर्ब। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। बचा हुआ पोर्शन। ठीक। माय फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड क्या है? मेन वर्ब। और हिज ग्रेजुएशन क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या दिखाना चाहता था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये हमको समझ में आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बचा हुआ पोर्शन। बचा हुआ पोर्शन मतलब जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हटा दिया जाए तो बचा हुआ पोर्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है। डिफिनेशन को पहले समझते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स, एक ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीव करता है, पाता है, रिसीव करता है द इफेक्ट ऑफ एन सेंटेंस, एक्शन, एक एक्शन का इफेक्ट को पाता है। मतलब राम क्रिकेट खेलता है तो राम क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो जब वो क्रिकेट खेलेगा तो मतलब वो जो खेलने का काम है वो परफॉर्म, वो इफेक्ट किस पर होगा? क्रिकेट पर, राम पर नहीं। राम तो क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया कौन सी कर रहा है? क्रिकेट खेलने की। तो एन ऑब्जेक्ट रिसीव द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस। हमेशा एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। मैं अंकुश को पीटता हूं। मैं पीटता हूं किसको? अंकुश को। पीटने का काम मैं कर रहा हूं, तो मार खा कौन रहा है? अंकुश। तो मतलब उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो रिसीव कौन करता है? अंकुश। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो टीचर पढ़ा रहे हैं पर किसको? स्टूडेंट्स को। जो पढ़ाने का जो एक्शन है वो रिसीव कौन करता है? टीचर। मैं बॉल फेंकता हूं, तो मैं हूं फेंकने वाला। फेंका किसको जा रहा है? बॉल को। तो वो एक्शन जो वो किसके माध्यम से परफॉर्म हो रहा है? सब्जेक्ट के माध्यम से। लेकिन किस पर परफॉर्म हो रहा है? बॉल पर। तो एन ऑब्जेक्ट रिसीव द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे ही कील्ड द टाइगर इन द जंगल, उसने मार दिया किसको? टाइगर को। मतलब उसने मारने की क्रिया की, लेकिन उस मारने की क्रिया में इफेक्ट किस पे हुआ? टाइगर पे, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूं क्या? लेटर। लिखने की क्रिया पर इफेक्ट पड़ेगा लेटर पर। ठीक। जैसे रोहित सैंग, रोहित ने गाया क्या? गाना। तो मतलब रोहित ने जो गाने की क्रिया की, तो गाने की क्रिया में इफेक्ट किस पर हुआ? गाने पर, क्योंकि उसने जो गाया उसके थ्रू वो गाना निकला। तो इफेक्ट होता है हमेशा ऑब्जेक्ट पर। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। मैं तो आपको सिंपल से डेफिनेशन बताऊं तो हमारा जो भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हटा दो, जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं ही, कौन सा सब्जेक्ट? ये ही क्या है? सब्जेक्ट। किल्ड क्या है? मेन वर्ब। क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और ये इन द जंगल क्या है? ये अदर पार्ट है, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ये है जिस पर इफेक्ट हो, ये अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखता हूं, आई एम इन द जंगल, सो आई सब्जेक्ट, एम प्रिंसिपल वर्ब और ये बचा हुआ पार्ट ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट बोल दो इसको। ठीक है मेरी बात? सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। ठीक। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प करे। ठीक है, हेल्प करने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसको कहा जाता है? ऐसी सभी हेल्पिंग वर्ब्स अगर उनके साथ सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं आ रही तो उसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे राम इज अ डॉक्टर, इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। नेक्स्ट, राम सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें मेन वर्ब कौन सी है? सिंग्स। मेन वर्ब खुद आई हुई है। अगर मैं बोलता हूं राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग। क्यों मेन वर्ब सिंगिंग है? इस क्यों नहीं है?
क्योंकि जब मेन वर्ब सिंगिंग आई हुई है तो बाकी बची हुई ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कही जाएगी। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, अगर हमारे सेंटेंस में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जब इसको पढ़ाना समझाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस है वो मेनली 4 चीजों से मिलकर बनते हैं। कौन सी 4 चीजें? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। मैंने ये नहीं बोला था कि ये चारों ही आते हैं, लेकिन इन चारों में से कुछ ना कुछ आते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए इन चारों की जरूरत होती है। तो मैं अभी धीरे धीरे इन्हीं को आपको समझा रहा था। गाइस, समझने की कोशिश करना, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे थोड़े से उनके टाइप बताऊं मैं आप लोगों को, जो अभी आप पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इनको बताए हुए मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो वहां तो मुझे वैसे भी समझाना पड़ेगा ही। मैं सोचता हूं छोटी सी हिंट दे दियो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते क्या हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जरा समझिएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मोस्ट यूज सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में ज्यादातर कौन से सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, इनको देखिए जरा हम लोग। लैंग्वेज में देखिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पैटर्न क्वेश्चन, WH पैटर्न नेगेटिव, हु पैटर्न क्वेश्चंस और हु पैटर्न नेगेटिव। इतने क्वेश्चंस सुने हैं कभी? क्लास में पढ़ाते हैं? यस सर। न के बराबर एग्जाम्पल है ना, पढ़ाते तो है पर न के बराबर एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल दे दिए छोड़ दिया, है ना। मोस्ट यूज सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH पैटर्न के क्वेश्चंस कहते होते हैं, वो WH पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी नेगेटिव बनता है। हु पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हु पैटर्न का भी नेगेटिव बनता है। इनके साथ साथ और भी सेंटेंसेस के टाइप है भाई, जैसे असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में भी 3-4 तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव अलग अलग। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऑप्टेटिव, ड्यूअल इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव। बहुत सारे सेंटेंस हो गए, जरा समझिएगा। फिर मैं आप लोगों से एक बार ये वापस देखिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप भी देख रहे हैं, ध्यान से जरा देखिएगा। पहली बार बताऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, दिमाग में बैठ भी जाएगा, लेकिन बैठेगा तब जब बिल्कुल कंफर्टेबली हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। कॉपी पेन साथ में रखना, हर एक चीज की जो डेफिनेशन में बताऊंगा उसको समझाऊंगा एग्जांपल दे देके, यहीं सीख लेना, घर जाने की जरूरत ही नहीं। या आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, वहीं की वहीं समझ जाओ, थोड़ा सा लिखने से ही समझ में आ जाएगा। समझिएगा इतनी चीजें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पैटर्न क्वेश्चंस, WH पैटर्न नेगेटिव होता है, हु पैटर्न क्वेश्चंस होता है, हु पैटर्न नेगेटिव होता है। साथ ही साथ ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, कोई बता पाएगा असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस कभी सुना है? कभी भी नहीं सुना, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सुना होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैटेगरीज हैं, मतलब एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है जीरो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ड्यूअल इंट्रोगेटिव 4 इंट्रोगेटिव है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव, तीसरा जीरो इंट्रोगेटिव और चौथा ड्यूअल इंट्रोगेटिव। डबल नहीं, ड्यूअल इंट्रोगेटिव, 4 अलग अलग। इंपरेटिव सेंटेंस ये पढ़े होंगे हम लोगों ने, यहां आओ, वहां जाओ, मुझसे बात करो, यहां कभी मत आना, उससे बात मत करो, उसको मत समझाओ, प्लीज यहां आ जाओ। ये सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, ये थोड़े बहुत पढ़े भी हम लोगों ने। एम्फेटिक सेंटेंस जानते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हिंट पता है। एम्फेटिक सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जानते हो? सुना है और आप बनाते भी है, बनाते हैं, लेकिन पता नहीं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यही है। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आता है। एम्फेटिक सेंटेंस ज्यादा जोर डाल के ऑर्डर करते हैं, जब यहां बैठो, डू सिट हियर, डू टेक अ टी, चाय लो, डू कीप अ क्वाइट, चुपचाप हो जाओ। मतलब आदेश तो देते हैं पर बहुत ज्यादा एम्फेटिक मैनर में, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए जब ऑर्डर देना हो। बताऊंगा क्या है वो। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने कभी सुना है? मे गॉड ब्लेस यू, मे दादाजी ब्लेस यू, ये लिखा आता है, बहुत सारे लोग बर्थडे में विश करते हैं, मैं लॉर्ड शिवा ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं कृष्णा ब्लेस यू। ये क्या है? मे यू गेट सक्सेस, मे यू गो टू हेल, कीड़े पड़े तुझे, नरक में सड़े तू, मे यू गो टू हेल। या तो आशीर्वाद देना हो, किसी को कोई विश करना हो, किसी को कोई अभिशाप देना हो, उसके लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को बोलना है तुम लंबी उम्र जियो, जैसे हम बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, चिरंजीवी भव, है ना, दीर्घायु भव,
है ना, क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। जैसे हम किसी को कीड़े पड़े तेरे को साले, कीड़े पड़े, तो कीड़े पड़े मतलब क्या, मे यू गो टू हेल, तुम बहुत सफल हो जाओ, मे यू गेट सक्सेस, मे यू अचीव एवरीथिंग। ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे मैं बताऊंगा उसको, अभी बाद में समझाऊंगा। डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है, उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन। क्या तुम जानते हो निरंकार कहां रहता है? डू यू नो वेयर निरंकार लिव्स? क्या तुम मुझे बता सकते हो रोहन कहां जा रहा है? कैन यू टेल मी वेयर रोहन इज गोइंग? मतलब एक ही सेंटेंस है, उस एक सेंटेंस में दो क्वेश्चन है एक साथ, उसको बोलते हैं ड्यूअल इंट्रोगेटिव। क्या, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? कोई जानता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, हाउ अ नाइस डे, व्हाट नाइस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। हुर्रे वी हैव विन द मैच, एलिस ही डाइड, ब्रावो ही हिट द सिक्सर, मतलब ब्रावो मतलब खुशी की फीलिंग, हुर्रे खुशी की फीलिंग, एलिस दुख की फीलिंग। बहुत सारी फीलिंग्स होती है अलग अलग, कैसे मैं बताऊंगा। अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तेमाल होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, सुना है कभी? नहीं ना, अभी हम देखने वाले। चलो शुरुआत करते हैं मेरे भाई। असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जरा देखिए यहां पर। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंसेस व्हिच मेक द स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट देते हैं डायरेक्ट, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। असर्टिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट देते हैं, उनका काम करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, एक स्टेटमेंट दिया मैंने, मैं डॉक्टर हूं। वो टीचर है, उसके पास पैसा है, वो पढ़ा रहा है, सब ये स्टेटमेंट्स है। किसी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, अपने बारे में कुछ बोला जा रहा है। वो एक कलेक्टर है, मिस्टर शर्मा बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत बुरा इंसान है, वो बहुत घमंडी है, टीचर बहुत नॉलेजेबल है, उसने मुझे पैसे दिए, सब स्टेटमेंट है। जो भी आप बोल सकते हैं, और स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी। वो बाजार नहीं जा रहा है, स्टेटमेंट दे दिया। वो तुमसे बात नहीं करेगा, स्टेटमेंट दे दिया। वो यहां नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट दे दिया। वो 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, स्टेटमेंट। मेरे पास पैसा नहीं है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं ना, वो दोनों ही सेंटेंसेस को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, अफर्मेटिव हो सकते हैं वो या नेगेटिव। राम डॉक्टर है, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। राम डॉक्टर नहीं है, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां देखिएगा, रोहन इज अ डॉक्टर, एक स्टेटमेंट है डायरेक्ट कि रोहन एक डॉक्टर है। स्टेटमेंट जिससे सामने वाले को जानकारी मिल जाती है। शी इज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है, असर्टिव सेंटेंस। दे हैव टू मच मनी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, असर्टिव सेंटेंस। अ लेटर वॉज रिटन, लेटर लिखा गया, स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, उनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। किसी ने आपसे पूछा राम इज नॉट अ डॉक्टर, आप बोलेंगे कौन सा सेंटेंस? आप बोलेंगे सर नेगेटिव सेंटेंस। यस, नेगेटिव एज वेल एज इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव भी है। रोहन इज टीचिंग मी, रोहन मुझे पढ़ा रहा है, कौन सा सेंटेंस? आप बोलेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस। साथ ही साथ ये असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव मीनिंग देता हो या नेगेटिव मीनिंग देता हो, उसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। आर यू ओके विथ इट? लिखना चाहते हो उसको? लिख डालो फटाक से, जल्दी लिख मारो, कम से कम टाइम में। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या? Assertive sentence means the sentences which make the statements is called assertive sentence. ऐसे sentences को assertive sentence कहा जाता है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग assertive sentence. गर्मी ज्यादा थी कि मुझे लग रही थी? मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्टार्टिंग में। तो ऐसे उमस कि मैं बता नहीं सकता हूं। जल्दी लिखो बेटा, जितना फास्ट लिख सकते हो। या तो मैं बोलता हूं वीडियो में देख लेना और सब बाद में फटाफट लिखते चले जाना, है ना, क्योंकि चीजें बहुत सारी है वो, और वीडियो में तो मौजूद ही रहेगी ना हमेशा, उसको लिखने में समय क्यों बर्बाद करना। चलो आगे आता हूं दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में मैं सबसे पहले बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की। समझ लेना, क्योंकि ये सब आपके काम आने वाला है। कल से आपकी क्लासेस जो शुरू होगी वो कुछ अलग लेवल की होगी, ये सब बेसिक खत्म।
अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जरा समझिएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, विच गिव अस पॉजिटिव मीनिंग, जो हमको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, जो हमको क्या देते हैं? पॉजिटिव मीनिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है जो हमको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। जैसे आई स्टडी इन क्लास 12th, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूं, पॉजिटिव मीनिंग। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अफर्मेटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग। दे सपोर्ट मी इन ऑल द प्रॉब्लम्स, वे मुझे हर परेशानी में सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है पॉजिटिव सेंटेंस। माई फैमिली इज माई पावर, मेरा परिवार ही मेरी ताकत है, मतलब पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही वॉज सिक यस्टरडे, वह कल बीमार था। ऐसे सभी सेंटेंस जो हमको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, जिसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एज वेल एज वी कैन से इट पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। ये एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस मतलब क्या? द सेंटेंसेस व्हिच डिस्क्राइब द नेगेटिव स्टेटमेंट, जो नेगेटिव स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हो, है ना। एंड दीज वर्ड्स कम इन द सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में। तो ये वर्ड्स अगर आपको सेंटेंसेस में दिख रहे हैं तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ये वर्ड्स जितने में मैंने लिखे हुए यहां देख लो, अगर नो आता है, नॉट आता है, ना, विल यू टेक इट? ना, क्या तुम ये करोगे? ना, NAH, ना, नन, कुछ भी नहीं, नीदर, नीदर नॉर, नॉर एक्स्ट्रा भी आता है, मैंने खाना नहीं खाया, ना ही पानी पिया, सो आई डिड नॉट ईट फूड नॉर ड्रैंक वाटर। नॉर, नॉर आया नेगेटिव सेंटेंस। नो वन आया नेगेटिव सेंटेंस होगा वो। नोबडी आया नेगेटिव सेंटेंस। नथिंग नेगेटिव सेंटेंस होगा वो। नोवेयर नेगेटिव सेंटेंस होगा। नो टाइम नेगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस में आ रहा है नेवर, नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेवर एवर नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में आ रहा है नो अदर देन नेगेटिव सेंटेंस होगा। नन अदर देन नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस में आ रहा है नो लेस देन, ये सब नेगेटिव सेंटेंस होंगे। इतने ही वर्ड्स हैं। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स नजर आए तो समझ लेना सेंटेंस नेगेटिव है। और जिन भी सेंटेंसेस में ये वर्ड आ रहे हैं वहां एक्स्ट्रा में नो या नॉट नहीं लगता। जैसे नो और नॉट तो सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में कभी भी नो और नॉट नहीं आएगा अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। नेगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलेंगे? द सेंटेंसेस व्हिच डिस्क्राइब्स द नेगेटिव स्टेटमेंट, जो नेगेटिव स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं उनको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है गाइस, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक टाइप है, अभी अलग अलग टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, द सेंटेंसेस दैट इंक्वायर्स अबाउट समथिंग, जो किसी बारे में पूछताछ करते हैं, किसी बारे में पूछताछ करते हैं, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जो किसी बारे में पूछताछ करे ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव लिखे हुए मैंने सब टाइप के। देखिए, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? किसी से कुछ पूछा जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, यस और नो? यस। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, कुछ पूछा जा रहा है, यस। व्हेन हैज ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, क्या उसने उसका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, क्या कुछ पूछा जा रहा है, यस। हु डिड दिस, यह किसने किया, क्या यह पूछा जा रहा है, यस। हाउ हैड रोहन कम हियर, रोहन यहां कैसे आया था, क्या यह पूछा गया है, यस। सो विथ whom was he now, वह अभी किसके साथ है, क्या यह पूछा गया है, यस, पूछा गया है। Who was calling you, तुम्हें कौन कॉलिंग कर रहा था, तो कौन तुम्हें कॉल कर रहा था, क्या कुछ पूछा जा रहा है, यस, पूछा जा रहा है। मतलब क्या बोला? द सेंटेंसेस दैट इंक्वायर्स अबाउट समथिंग, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी बारे में इंक्वायरी करते हैं, मतलब किसी बारे में पूछताछ करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी के बारे में कुछ पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जा रहा है कुल मिला के। इज इट ओके? आगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जरा ध्यान देना। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है? व्हेन अ सिंगल वर्ड कम्स, सिंगल वर्ड मतलब कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। अब जरा समझना, व्हेन अ सिंगल वर्ड कम्स टू आस्क अ क्वेश्चन, जब किसी सेंटेंस में एक ही सिंगल वर्ड आता है आगे क्वेश्चन पूछने के लिए, और वो सिंगल वर्ड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है।
जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जरा यहां ध्यान देना, आर यू हैप्पी। तो अभी आप देखना जरा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर यू आर हैप्पी, इसका मतलब क्या है? यू आर हैप्पी का मतलब क्या है? कि तुम खुश हो। हम इसको तुम खुश हो बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि क्या तुम खुश हो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के पीछे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, यू आर, है ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाए तो वो क्या से प्रश्न बन जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न तो है, ये सेंटेंस प्रश्न तो है, लेकिन सिर्फ सिंगल वर्ड आगे आता है क्वेश्चन पूछने के लिए। मतलब आर यू हैप्पी, तो सिर्फ यू के आगे आर आया, एक सिंगल वर्ड। डज ही हैव योर एड्रेस, क्या उसके पास तुम्हारा एड्रेस है, तो ही के पहले सिर्फ डज आया, सिंगल वर्ड। मतलब क्या वाले क्वेश्चन सब ऐसे ही होंगे। कैन यू सॉल्व दिस, क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो, यू के पहले सिर्फ कैन आया, एक सिंगल वर्ड। यूज्ड रोहित टू चीव टोबैको, क्या रोहित तंबाकू खाया करता था, तो यहां रोहित जो सब्जेक्ट है उसके पहले क्या आया, यूज्ड। आप इन सभी क्वेश्चंस में देखना सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ड, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आया? क्वेश्चन बनाने के लिए जब सब्जेक्ट के आगे सिर्फ एक सिंगल वर्ड आता है उसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। इसी तरह अगर मैं बात करूं डबल इंट्रोगेटिव की, तो डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा? क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड चाहिए बस, तो वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। जरा समझना, डबल इंट्रोगेटिव मतलब व्हेन डबल वर्ड्स मतलब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जब आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, कम इन द सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन पूछने के लिए, आर कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, व्हाट इज योर नेम, अगर मैं आंसर लिखता हूं माय नेम इज मनीष, ये आंसर है। अगर मुझे इसी आंसर का क्वेश्चन बनाना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो योर नेम है वो है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड आए, W मतलब व्हाट और इज, दो वर्ड। मतलब जब क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड आए तो वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। हाउ आर यू, सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड आए, हाउ आर, डबल वर्ड। When did they call you, सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड आएंगे, when और did, ठीक है। सब्जेक्ट के आगे whom do you consider lazy, तुम किसको आलसी समझते हो, so you ये सब्जेक्ट है उसके आगे आए हैं दो वर्ड, whom do। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, where is his brother living, his brother उसके आगे आ रहे हैं दो वर्ड, where is। जब भी सब्जेक्ट के आगे दो वर्ड आते हैं, एक WH वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब WH फैमिली वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब डबल इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। आगे जीरो इंट्रोगेटिव, किसको बोलते हैं जीरो इंट्रोगेटिव, जरा समझिएगा। व्हेन नो सिंगल वर्ड कम्स इन द मेन सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे कोई भी सिंगल वर्ड नहीं आए, आता ही नहीं, जीरो इंट्रोगेटिव मतलब कोई आ ही नहीं रहा, लेकिन वो जो वर्ड है, वो जो सिंगल वर्ड है, वही मतलब WH वर्ड जो आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, वही क्वेश्चन बनाने का काम कर लेगा, जीरो इंट्रोगेटिव। मतलब व्हेन नो सिंगल वर्ड कम्स इन द मेन सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, एक भी वर्ड ना आए। जैसे देखो, हु इज इन द क्लास, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, अरे हु इज इन द क्लास, यहां पर सब्जेक्ट क्या है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, जीरो। तो यहां पर हु ही सब्जेक्ट का काम करता है, जीरो इंट्रोगेटिव वर्ड, जो क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड आया है वही सब्जेक्ट बन गया। हु इज इन द क्लास, कौन क्लास में है। हु कमेंटेड एट यू, तुम पे कमेंट किसने किया, कौन सा सब्जेक्ट है यहां पर, कोई नहीं है, हु ही वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा। कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ड ही नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हु ही सब्जेक्ट बन जाएगा, हु ही क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड है। Who was calling you yesterday, कौन तुम्हें कल कॉल कर रहा था, एक भी वर्ड नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके, तो who ही सब्जेक्ट बन जाता है, who ही क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड आ जाता है। Who solved this puzzle, ये पजल किसने सॉल्व की, सो who ही है वो वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक भी वर्ड नहीं है सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट के आगे क्या रहेगा, तो ये जो वर्ड है ना who, वही सब्जेक्ट का काम करते हैं, मतलब एक भी वर्ड है ही नहीं। जीरो इंट्रोगेटिव। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ड्यूअल इंट्रोगेटिव, ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ध्यान दीजिएगा। ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, व्हेन टू क्वेश्चंस सडन कम इन द सेंटेंस एंड दे बोथ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ड्यूअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस अचानक आ जाए, मतलब एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन है, क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है, डू यू नो व्हाट माई नेम इज, पर उसको बनाया अलग तरह से जाता है, जरा समझना। क्या तुम्हें पता है आकाश कहां रहता है, डू यू नो वेयर आकाश लिव्स।
क्या तुम जानते हो वह कॉलेज कब जाता है? डू यू नो व्हेन ही गोज टू कॉलेज? अलग तरह से बनता है, चूंकि ये क्वेश्चन है दो। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता है? इसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि वेयर डज ही लिव, क्योंकि ये जब क्वेश्चन है ना तो इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं, मतलब इसको एज अ कंजक्शन जोड़कर बनाते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन ही है। क्या तुम जानते हो वो कहां रहता है? तो इसका मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे डू यू नो वेयर डज ही लिव, ऐसे नहीं बनाते। डू यू नो वेयर ही लिव्स, पीछे वाला कंजक्शन जोड़ के सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल नॉर्मल वे में उसको बनाया जाता है। विल दे टेल मी, क्या वे मुझे बताएंगे कि राहुल कब आएगा, रोहन कब आएगा? क्या वे मुझे बताएंगे कि रोहन कब आएगा? तो पहला वाला क्वेश्चन पूरा इंट्रोगेटिव होता है, विल दे टेल मी, क्या वे मुझे बताएंगे कब रोहन आएगा। ठीक, दूसरा देखो, विल यू आस्क मी, क्या तुम मुझसे पूछोगे व्हाट आई एम डूइंग नाउ, क्या तुम मुझसे पूछोगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। दो क्वेश्चन एक साथ, क्या तुम मुझसे पूछोगे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, सो विल यू आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग नाउ। आगे, कुड यू आइडेंटिफाई दिस, क्या तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज योर्स, कि तुम्हारा कौन सा है। सपोज बहुत सारे मोबाइल रखे हैं, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा वाला कौन सा है। कुड यू आइडेंटिफाई दिस विच इज योर्स, कि तुम्हारा कौन सा है। बहुत सारे मोबाइल्स रखे हैं, क्या तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा वाला कौन सा है, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। सो कुड यू आइडेंटिफाई दिस विच इज योर्स। ये सभी सेंटेंसेस आप जो देखेंगे ना, इन सभी सेंटेंसेस में दो क्वेश्चन एक साथ आए हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ड्यूअल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव अलग है, ड्यूअल इंट्रोगेटिव अलग है। डबल इंट्रोगेटिव में डबल वर्ड्स आते हैं और ड्यूअल इंट्रोगेटिव में दो क्वेश्चंस हैं। क्या आप लोगों को समझ में आई है चीजें? मरी मरी क्लास क्यों है, जिंदा हो जाओ, है ना। ड्यूअल इंट्रोगेटिव, ठीक। WH पैटर्न क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिप्लाई भी कीजिए, सब बैठे मत रहो ऐसे। रिप्लाई, WH पैटर्न क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? व्हेन WH वर्ड्स, अब WH वर्ड मतलब कौन से? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ होम, फॉर होम, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब मैंने तो लिस्ट निकाल के रखी है WH वर्ड कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे WH वर्ड। WH फैमिली क्वेश्चंस या WH पैटर्न क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? ऐसे सभी वर्ड जो WH हो, ये WH वर्ड जो जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लगभग 150 के समथिंग वर्ड्स आते हैं। ये अगर आपको किसी सेंटेंस में नजर आ रहे हैं और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है तो समझ लेना WH पैटर्न क्वेश्चंस है वो। यहां मैंने लिखा है हाउ इज योर फादर नाउ, तुम्हारे पापा कैसे हैं। अब हाउ है, उसके बाद आइए हेल्पिंग वर्ब, मतलब WH पैटर्न क्वेश्चंस है। हाउ इज योर फादर नाउ, तुम्हारे पापा कैसे हैं। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, तो व्हाट के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक। इन विच स्कूल, अब ये इन विच स्कूल पूरा का पूरा WH वर्ड हो गया क्योंकि इसके बाद नाउन लगा हुआ है। फिर आया डज, हेल्पिंग वर्ब। What is your future plan? What के बाद आया is. What is your future plan? तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? अगर आप इन WH पैटर्न क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन है कि सभी में WH वर्ड्स आए हुए हैं, सभी में स्टार्टिंग में WH वर्ड आया हुआ है और उस WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, तो WH पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसे सभी वर्ड जो WH वर्ड्स कहे जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ होम, है ना, इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक। आगे, हु पैटर्न क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? हु पैटर्न क्वेश्चन मतलब जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं हो और क्वेश्चन पूछने के लिए हु वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो कौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कौन बाजार जाता है, कौन खाना खाता है, कौन मुझसे बात करता है, कौन पढ़ाता है, कौन झूठ बोलता है, कौन यहां आ रहा है, किसके पास पैसे हैं। तो ये जो कौन या किसके पास है ना, किन्होंने, किसने, किसने तुम्हें थप्पड़ मारा, किसने, किन्होंने तुम्हारी मदद की थी, किन्होंने, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये हैं हु पैटर्न के वर्ड। जब इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग तो उसके लिए हु वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे ये हु विल हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लम, तुम्हारी इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में तुम्हारी मदद कौन करेगा। हु इज योर फादर ओवर हियर, हु इज योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है, ओवर हियर, यहां पर तुम्हारे पापा कौन है भाई, कौन है तुम्हारे पापा। हु हैड कॉल्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हें किसने कॉल किया था, किसने वर्ड। ठीक। हु नोज दिस, कौन यह जानता है, कौन। हु कैन फेस दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को कौन फेस कर सकता है, या तो कौन, किसने, किसके पास, किन्होंने, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो उसके लिए हम लोग हु वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। और ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें हु वर्ड इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं हु पैटर्न क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? पक्का?
देखो कुछ जनरल क्वेश्चन से हम लोगों ने क्लास में भी पढ़े हुए हैं, है ना। वापस मैं आता हूं उस चीज पर जो मैं आपको दिखा रहा था पहले। चलो क्या हो रहा है भाई? पैनल बोर्ड बाबा कहाँ है? ये वाली? ये वाली? अच्छा अब तू डिस्टर्ब करेगा? है अभी भी? वाह यार, मच्छर भी बिगाड़ा कर सकता है मतलब। चलो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने धीरे धीरे इन चीजों को समझा। मच्छर चल रहा था, चल नहीं रहा था? मतलब ऐसा हमारी क्लास को डिस्टर्ब करेगा? गाइज मच्छर हमारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस को आप लोगों ने समझने की कोशिश की थी, ये वाले। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें से आप जानते हैं ज्यादातर को? नहीं, अभी समझते हैं। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है? देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य या विनय सूचक वाक्य, ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेस बाय विच वी ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू समबडी, ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा वी ऑर्डर, हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, आर कॉल्ड, उसे कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इज इट ओके? यहां देखिएगा मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। कम हियर, यहां आओ। गो देयर, वहां जाओ। कॉल हिम, उसे कॉल करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। ये सब क्या है? ऑर्डर। मैंने बोला डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट मैसेज मी, मुझे मैसेज मत करो। डोंट टच हिम, उसे टच मत करो। नेवर डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब मत करो। मैंने बोला नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। नेवर लाफ, कभी मत हंसो। नेवर एवर इग्नोर मी, कभी भी मुझे इग्नोर मत करना। नेवर एवर ट्राई टू बिफूल मी, मुझे कभी भी बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लेट मी वॉच इट, मुझे यह देखने दो। लेट हिम गो आउटसाइड, उससे बाहर जाने दो। ये जो सेंटेंसेस की आप कैटेगरी देख रहे हैं, जैसे कम हियर, डोंट शाउट, नेवर डिस्टर्ब, नेवर एवर इग्नोर मी, लेट मी वॉच टीवी, ये सब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव या तो हम लोग ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, ये सब सेंटेंस ऑर्डर वाले हैं। अगर इन सभी सेंटेंसेस के आगे आप लोग प्लीज लगा लेते हैं या काइंडली लगा लेते हैं तो उसको बोला जाएगा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूं गो देयर, वहां जाओ, तो ये एक ऑर्डर है। लेकिन इसी गो देयर के आगे मैं लगा लूं अगर प्लीज गो देयर, तो ये एक रिक्वेस्ट बन जाएगी। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो, अगर कृपया लग गया उसके आगे मतलब प्लीज ओपन द डोर। फोकस करो, फोकस ऑर्डर है। कृपया फोकस करो, प्लीज फोकस, रिक्वेस्ट हो गई। मतलब प्लीज लग जाए या काइंडली लग जाए तो रिक्वेस्ट हो जाती है। और इसमें दो ही सेंटेंस आते हैं इंपरेटिव में, या तो किसी को ऑर्डर किया जाता है या किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम किसी को एडवाइस करना चाहे तो वो सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं। किसी को सजेशन देना चाहे तो वो सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हो, किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, किसी को सलाह देना चाहते हो, किसी को कोई सुझाव देना चाहते हो, तो उन सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, आगे एम्फेटिक सेंटेंस देख लीजिएगा। एम्फेटिक सेंटेंस मतलब क्या? जोरदार सूचक वाक्य। इसका नाम क्या है? जोरदार सूचक वाक्य। When we emphasize to anybody or anything is called emphatic sentence. When we emphasize, जब हम emphasize करते हैं, जोर डालते हैं, to anybody, किसी को जोर डालते हैं या किसी चीज पर जोर डालते हैं, तो उसको emphatic sentence कहा जाता है। जैसे देखना, अगर मैं बोलता हूं sit here, तो ये एक ऑर्डर तो है, लेकिन अगर उस sit here के आगे मैं लगा दूं do sit here, मतलब यहां बैठो, ये एक नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं डू सिट हियर, तो ये एक फर्म्ड ऑर्डर है, मतलब कड़क है ना। किसी को मैंने, मेरे घर आया कोई, उसको बोला चाय पियो, तो एक आदेश है, डरा के बोल रहा हूं चाय पियो, वो बोला नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा, चाय पियो, एक आदेश दिया। लेकिन उसको और डू टेक टी, डू टेक टी, फर्म्ड ऑर्डर, चाय पियो चुपचाप। जैसे हमारे सामने कोई होता है ना, हम किसी को बोले कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, ऑर्डर है, लेकिन सॉफ्ट ऑर्डर है।
लेकिन मैं किसी को बोलूं डू कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, मतलब ये है एक फर्म ऑर्डर, ये एक फर्म ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है? एक सॉफ्ट ऑर्डर होता है और एक फर्म ऑर्डर होता है। जितने भी फर्म ऑर्डर होते हैं ना, उसके आगे डू लग जाता है। जैसे मुझे बोलना है, क्या कर रहे हो यार? ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस ओपन द डोर के आगे डू लगा दूं, डू ओपन द डोर, ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है, मतलब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ही, ये इसका मतलब है। जैसे बोला सेंड हिम मैसेज, उसे मैसेज भेज दो, ऑर्डर है, बस सॉफ्ट ऑर्डर है। पर मैं बोलूं डू सेंड हिम मैसेज, ये एक फर्म ऑर्डर है, कड़क आदेश, उसे मैसेज भेजो ही। बात समझ में आ रही है? एम्फेटिक सेंटेंस के एग्जांपल्स यहां पर है, जरा समझना। डू सिट हियर, यहां बैठो ही। डू राइट नाउ, अभी लिखो ही। आई गो टू स्कूल, वर्ब के आगे डू लगा है। आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं रोज स्कूल जाता तो हूं। ही डिड मेक सेंटेंसेस, वो सेंटेंस बनाता तो था। अब देखिएगा, आपके सेंटेंस आते हैं ऐसे, मैं दरवाजा खोलता हूं, आई ओपन द डोर, लेकिन इसी ओपन के आगे अगर मैं डू लगा दूं, आई डू ओपन द डोर, ये है एम्फेटिक सेंटेंस, मैं दरवाजा खोलता तो हूं। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, इस गोज के आगे डज लगा दूं, राम डज गो टू मार्केट, अब गोज नहीं आ सकता क्योंकि डज आगे आएगा। राम डज गो टू मार्केट, राम बाजार जाता तो है। ही ज्वाइंस द क्लास, वो क्लास ज्वाइन करता है, अगर मैं इस ज्वाइंस के आगे डज लगा दूं, ही डज ज्वाइंस द क्लास, वो क्लास ज्वाइन करता तो है, ये है एम्फेटिक सेंटेंस। देखो, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया ही तो था, सो आई डिड ईट फूड। राम बाजार जाता था, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार जाता तो था, राम डिड गो टू मार्केट। अब वेंट नहीं आ सकता, डिड आगे आ गया तो, है ना? एम्फेटिक सेंटेंस अभी समझ लो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको और डीप में मैं समझा रहा हूं सेंटेंसेस की कैटेगरीज क्या होती है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसको बोलते हैं हम लोग? ऑप्टेटिव सेंटेंस, समझिएगा। ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य, द सेंटेंसेस बाय विच वी एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग, कर्स और डिजायर, ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं, हम व्यक्त करते हैं अपनी इच्छा को। जैसे तुम करोड़पति बन जाओ, मे यू बी बिलियनियर या मिलियनियर, तुम अरबपति बन जाओ, मे यू बी बिलियनियर, तुम पास हो जाओ, मे यू बी पास, तुम सक्सेस अचीव कर लो, मे यू अचीव सक्सेस, भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, मे गॉड ब्लेस यू। इच्छा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद दर्शाना हो, किसी को अभिशाप देना हो, श्राप देना हो, उसके लिए बद्दुआ देना हो, उसके लिए सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव। तुम्हें कीड़े पड़े, तुम नरक में सड़ो, तुम मर जाओ, है ना, मे यू डाई, तुम्हें कीड़े पड़े, मे यू गो टू हेल। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, मतलब किसी को विश करना है, मतलब किसी को अच्छी विश करनी है कि हम किसी के लिए मंगल कामना करें कि तुम 1000 साल जियो, मे यू लिव 1000 ईयर, है ना, तुम 100 साल जियो, मे यू लिव 100 ईयर्स। देखो, ब्लेसिंग के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, डिजायर, इच्छा बताने के लिए, तुम बहुत सफल हो, मे यू गेट सक्सेस, तुम बहुत अचीव करो, मे यू अचीव अ लॉट। ठीक, सेंटेंसेस देखना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, मे यू लीव लॉन्ग, मतलब दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद देते हैं। मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कहीं जा रहे हो कोई कठिन काम पे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मे ही गेट सक्सेस, उसे सफलता मिले, विश कर रहे हैं, वो कोई काम के लिए जा रहा है, यूपीएससी पीएससी एग्जाम्स के लिए जा रहा है, भगवान उसकी मदद करे, मे ही गेट सक्सेस, उसको सफलता मिले। मे शी गो टू हेल, वो भाड़ में जाए, उसने मेरे लिए कुछ गलत कर दिया, मे शी गो टू हेल, वो भाड़ में जाए, भाड़ में जाना, गो टू हेल, है ना, देना। वुड दैट आई वर अ किंग, काश में राजा होता, इच्छा, डिजायर, काश में राजा होता, आई विश या वुड दैट, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड दैट की जगह आई विश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई विश की जगह वुड दैट। वुड दैट आई वर अ किंग, काश में राजा होता, इच्छा। आई विश आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब इच्छा बताने के लिए, मतलब आशीर्वाद देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, किसी को कुछ विश करने के लिए, किसी को कोई वरदान देने के लिए। जैसे पहले होता था ना कि बड़े बड़े ऋषिज होते थे, आपने बहुत तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे रावण ने बहुत तपस्या की तो रावण मतलब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला मांगो क्या मांगते हो,
तो अब रावण बोलता है मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश हो कि मुझे अमर कर दिया जाए, तुम अमर रहो, मे यू बी इमॉर्टल। बात समझ में आई? तुम दीर्घायु हो जाओ, मे यू लीव लॉन्ग। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। ऐसा तो नहीं बोलते, जैसे बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, है ना, मैं गॉड ब्लेस यू। अभी आज बहुत सारे जब बर्थडे आते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैं दादाजी ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं कृष्णा ब्लेस यू, मैं लॉर्ड शिवा ब्लेस यू, है ना। ये क्या है? सब विशेस हैं। विश देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, कर्स देने के लिए, डिजायर देने के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो पूरा सेंटेंस के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ये वाला मार्क, तो ही उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। आगे मत लगाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या दिक्कत है, मत लगाओ, गलत इंग्लिश है फिर, आप मत लगाया करो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं दोस्तों? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मया, जिसमें विस्मय आता है, विस्मय मतलब आश्चर्य, सरप्राइज, समझना। द सेंटेंसेस व्हिच शो द सडन फीलिंग ऑफ अ हार्ट, जो हृदय की बहुत सडन फीलिंग, अचानक जो फीलिंग आ जाती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाओ व्हाट अ लवली सरप्राइज, अचानक आ गया। जैसे आपके सामने आपके पापा ने कार लाके खड़ी कर दी, बेटा ये तेरी कार है, वाओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, मतलब मजा आ गया। सडन फीलिंग, आश्चर्य की सडन फीलिंग, वो अच्छे की भी हो सकती है और वो बुरे की भी हो सकती है, सडन फीलिंग। जैसे देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यकीन ही नहीं था कि मैच जीत जाएंगे, लग रहा था हार जाएंगे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, यकीन ही नहीं हो रहा। सडन फीलिंग, अचानक आश्चर्य से भर गए, कैसा, हम तो हार रहे थे, हम कैसे जीत गए। जैसे इंडिया की हालत हुई थी लास्ट में, हारते हारते जीत गई, वाह हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, लोग चिल्ला उठे, सड़कों पे आ गए, चौराहे पे आ गए। कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्यों बताए? एक सडन फीलिंग आ गई खुशी की। देखो ब्रेवो, व्हाट अ शॉट, ब्रेवो, अचानक किसी व्यक्ति ने एक ओवर में 30 रनों की जरूरत थी, छक्के पे छक्के मारता गया, 5 छक्के मार दिए, ब्रावो व्हाट अ शॉट, ऐसे बोलते हैं ब्रावो, मतलब सडन फीलिंग। ये क्या कर रहा है, पागल बना रहा है बॉलर को। ओह आई गॉट इंजर्ड, ओह मुझे तो चोट लग गई, किसी बैट से टकरा गया, ओह आई गॉट इंजर्ड, मुझे चोट लग गई। एलिस ही डाइड, ओ बाप, एलिस ही डाइड, वो मर गया। अबे अभी तो था मेरे सामने, कल ही तो देखा था उसको मैंने, कल ही तो उसने मुझसे बात की थी। एलिस ही डाइड, वो मर गया, सडन फीलिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, वाह क्या मौसम है यार। मैं काम ही कर रहा था सपोज इस यूट्यूब स्टूडियो में, अचानक बाहर निकल के देखा, अरे मौसम तो बहुत शानदार, मजेदार, तूफान मौसम, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, हाउ काइंड ऑफ यू, क्या इंसान हो तुम यार, हाउ काइंड ऑफ यू, क्या कर दिया, वाह ये तो मैं 15 दिनों से करने का सोच रहा था, हो ही नहीं रहा था, वाह व्हाट हाउ काइंड ऑफ यू, किस तरह के इंसान हो यार तुम। मतलब सडन फीलिंग को दिखाने वाले सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विस्मय, विस्मय मतलब सरप्राइज, अचानक सरप्राइज हो जाते हैं। अच्छा भी हो सकता है वो सरप्राइज, बुरा भी हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने कल ही देखा, अचानक उसकी आज डेथ हो गई, तो आप बोलते एलिस ही डाइड, मर गया वो, यकीन नहीं हो रहा यार, कल तो फिट था वो, बढ़िया था, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, गॉट योर पॉइंट, समझ में आया कुछ कुछ? ये सेंटेंसेस थे हमारे, अलग अलग वैरायटीज के। मेरे बच्चों वापस थोड़ा सा रिपीट कर लिया जाइए, कोई ऐसी चीज है जो आप समझना चाहते हो, कोई ऐसा कुछ दिमाग में है, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई चीज दिमाग में। थोड़ा सा आज टाइमिंग गड़बड़ा गया मेरे दोस्तों, पता है क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा, दूसरा हमारे गैजेट्स प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब हो गया। आज जैसे क्लास लेना चाहता था थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, जिसके कारण से माइंड डाइवर्ट हुआ, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। हमेशा जिस अंदाज में मैं पढ़ाता हूं वही अंदाज होगा। कुछ गैजेट्स की प्रॉब्लम आ गई, कुछ मौसम की खराबी आ गई, जिससे थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बिगड़ जाए, पर मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लाने की, बेहतरीन चीजें समझाने की। कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कुछ चीजों को लेकर। गाइस इसमें किसी भी चीजों को जो मैंने समझाया उसमें किसी तरह का डाउट है, कोई फीडबैक देना चाहो, अब भी कमेंट कर दो, मैं अभी समझा दूंगा, अभी इसी वक्त। ये आप में से जो गाइस मेरे सामने बैठे हैं अभी लाइव, उनमें से किसी को किसी चीज का प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, किसी तरह का कोई सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, किसी भी तरह का जो आपके दिमाग में चल रहा हो, सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं, आप पूछ सकते हो जल्दी। कम ऑन, कोई पूछना चाहेगा? सोचिए दिमाग में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कोई दिमाग में चल रहा है कोई क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहा हो?
बोलो जल्दी बोलो। एलिस ये वर्ड है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, दुख को प्रकट करना हो तो दुख को प्रकट करने के लिए एलिस बोला जाएगा। एलिस ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी के हिसाब से नहीं है। अगर हमको दुख प्रकट करना हो तो दुख प्रकट करने के लिए हम लोगों को एलिस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। एलिस कोई भी चीज, जैसे एलिस ही फेल डाउन, अरे वो गिर गया, दुख प्रकट, अरे यार कहां गिर गया वो। एलिस ही डाइड, अरे यार उसकी मौत हो गई। बात समझे? एलिस ही कमिटेड सुसाइड, अरे यार उसने आत्महत्या कर ली। एलिस ही कमिटेड सुसाइड। एलिस वर्ड दुख को प्रदर्शित, जैसे ये ब्रावो है ना, ये जोश में आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ओह सरप्राइज, हुर्रे, खुशी में सरप्राइज हो जाए। कोई चीज हो नहीं रही थी और अचानक हो जाए, बोले हुर्रे वाओ आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। जो चीज हो नहीं रही थी अचानक हो जाए, हुर्रे, मतलब खुशी की फीलिंग, तेज फीलिंग, वाओ सरप्राइज। ये सब वर्ड्स हैं और ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और कोई चीज है दिमाग में? कौन से? एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस मतलब होता है जोरदार सूचक वाक्य। जोरदार सूचक मतलब जिसमें हम जोर देकर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये एक नॉर्मल आदेश है। लेकिन मैं बोलूं डू ओपन द डोर, दरवाजा खोलो ही, मैं तो देखता हूं तुमको, एम्फेटिक सेंटेंस। सिट हियर, नॉर्मल ऑर्डर, यहां बैठो। पर मैंने बोला डू सिट हियर, यहां बैठो ही, यहां से उठना मत, बैठो ही, यह है डू सिट हियर, एम्फेटिक सेंटेंस, जिसमें जोर देकर ऑर्डर किया जा रहा है। एक होता है सॉफ्ट ऑर्डर, एक होता है फर्म्ड ऑर्डर, एक होता है सॉफ्ट ऑर्डर। जैसे मिलो यहां आओ, सॉफ्ट ऑर्डर, यहां आओ ही, डू कम हियर, वहां जाओ, सॉफ्ट ऑर्डर, वहां जाओ ही, डू गो देयर, है ना। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, कीप मोबाइल रखो ही, डू कीप मोबाइल। ठीक है। इसके साथ साथ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का भी एम्फेटिक सेंटेंस बनता है। जैसे देखो, मैं बाजार जाता हूं, क्या बोलते हैं हम? आई गो टू मार्केट। इसी गो के अगर हम लोग आगे डू रख ले तो वो एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। मैं बाजार जाता तो हूं, आई डू गो टू मार्केट। देखो, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, सो वी अटेंड ऑनलाइन क्लास। अगर इस अटेंड के आगे मैं डू लगा दूं, वर्ब के आगे डू लगा दूं, वी डू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते तो है। जैसे देखो, राधा खाना बनाती है, तो राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती तो है। अब राधा कौन सी सब्जेक्ट है? सिंगुलर, अब डज लगेगा, राधा डज कुक फूड, राधा डज कुक फूड। जैसे मनीष सर इंग्लिश पढ़ाते तो है, मनीष सर डज टीच इंग्लिश। अब मनीष सर डज और फिर टीच आया, एम्फेटिक सेंटेंस। पढ़ाते तो है भाई, अब क्या चाह रहा है उनसे? पढ़ाते तो है, वह क्लास लेता तो है, वह पढ़ता तो है, वह याद करता तो, एम्फेटिक। पास्ट सिंपल टेंस का भी एम्फेटिक सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला वह गाना गाता था, ही sang a song, वह गाना गाता तो था, he did sing a song। अब डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, he did sing a song। मैं बच्चों को मोटिवेट करता था, I motivated students, मैं बच्चों को मोटिवेट करता तो था, अब वो मोटिवेट नहीं हुए तो मेरी क्या गलती? सो I did motivate students। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। जैसे देखो, वह कोचिंग जाता तो, वह कोचिंग जाता था, he went to coaching, वो कोचिंग जाता तो था, he did नहीं, डिड के बाद गो, सो he did go to coaching। थोड़ा देख लेना, ये रहा, कौन सा पूछा था आपने? एम्फेटिक ना, ये रहा। एग्जाम्पल्स देखिएगा इसके, डू सिट हियर, डू राइट नाउ, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके आगे डू लग जाता है ना। जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के आगे डू लग जाता है। डू या डस, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है प्लूरल इसलिए डू लगा हुआ है। अगर ही होता वहां तो डस लग जाएगा, ठीक है। और यहां देखो पास्ट सिंपल में, ही डिड मेक सेंटेंसेस, वो सेंटेंस बनाता तो था। ये सब सेंटेंस किसके? इसी के। बोलो ना, बोलो बोलो। मैं क्रिकेट खेल चुका तो था, मतलब नहीं, वो नहीं बनता। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और इंपरेटिव सेंटेंस, ये तीन के ही एम्फेटिक बनते हैं, बाकी चौथे के नहीं बनते। किसी के भी बनेंगे नहीं, वो लॉजिकल लगते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं घर पे। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो आप? मैं इंग्लिश सीखता था। मैं इंग्लिश सीखता था, सो आई लर्न इंग्लिश। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और कुछ है दिमाग में? कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, सब आता है, अंतर्यामी हो? चलो ठीक है। तीन चीजें जो मुझे आप लोगों को समझानी थी आज के सेशन में। मुझे नहीं पता कितना क्या हुआ, सेशन बिगड़ा है कि अच्छा है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि बिगड़ा जैसे, है ना। पर ठीक है, पूरी कोशिश है अच्छी सी चीजों को समझाने की। मैं आज मैंने जब थंबनेल को डिजाइन करने का बोला था तो कुछ चीजों पर मैंने बात करने का बोला था। पर्सन पर, इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन होते हैं, हर एक सब्जेक्ट एक पर्सन होता है।
सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट एक पर्सन होता है। जरा बात समझिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। वो सभी सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होते हैं। अब ये पर्सन की जरूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा भी सीख लो, ग्रामर सीख रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं, कल से हम दूसरी यात्रा पर निकलेंगे। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, स्पीकर। ऐसे सब्जेक्ट जो बोलने का काम करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो सुनने का काम करते हैं, लिसनर है, वो सेकंड पर्सन होते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में बात होती है, जिनके बारे में बात की जाती है, वो होते हैं थर्ड पर्सन। यहां पर लिखा कुछ है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कोई ना कोई पर्सन होता है। कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, कोई सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है, कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है समझना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो बोलने का काम करते हैं। बोलने का, क्या बता सकते हैं बोलने वाले सब्जेक्ट कौन से? जो बोलने का काम करते हैं, स्टार्टिंग ही बोलने से होती है उनकी, वो बोलते हैं बस। सब्जेक्ट कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। इसमें बोलने का काम कौन करता है? आई। यस, मैं डॉक्टर हूं तो आई ने बोला। आई हमेशा बोलने का ही काम करता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मेरे पास पैसा है, मैं बाजार जा रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं यहां आता हूं, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं आलसी हूं, मैं डफर हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं सिंगर हूं, मैं डांसर हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है। आई हमेशा बोलता है। जब भी आप आई सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे, तो आई हमेशा बोलने का काम करता है। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। क्लियर? साथ ही साथ और भी कोई सब्जेक्ट है जो बोलने का काम करता है। ध्यान से देखिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो बोलने का काम करते हैं, आई के साथ साथ एक और सब्जेक्ट है जो बोलने का काम करता है। वो सेंटेंस हमेशा बोलेगा ही। हाँ, यस, वी भी हमेशा बोलने का ही काम करेगा। हम फ्रेंड्स हैं, हम कलेक्टर हैं, हम अच्छे हैं, हम क्लास आ रहे हैं, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मोबाइल है, हम टेंशन में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। तो आई और वी हमेशा बोलने का ही काम करता है। जो भी बोलने का काम करे वो होता है फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या बोला? स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला। बोलने वाले सब्जेक्ट से 2 ही है इंग्लिश लैंग्वेज में, आई और वी, जो हमेशा बोलने का काम करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, हम डॉक्टर हैं, मेरे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है। ये हमेशा बोलते हैं, ये सामने आते हैं लोगों के सामने, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, हमेशा बोलेंगे। तो आई और वी हमेशा बोलने का काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं, जो सुनने का काम करता है, हमेशा कौन सा ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट जो सुनने का काम करता है? यू। अगर हम किसी को इंडिकेट करते हुए बोल रहे यू, तो मैं जिसको यू बोल रहा हूं वो यू हमेशा सुनेगा। यू आर डॉक्टर, यू आर टीचर, यू आर निरंकार, यू, योर नेम इज राधा, योर नेम इज मोहन। तो यू जहां भी जुड़ा हुआ है वो यू हमेशा सुनने का ही काम करेगा। योर नेम इज राधा, योर नेम इज आकाश, यू हैव मनी, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, you are listening me, you have completed your graduation, you can speak English, you used to comment at me, you need to improve yourself। जब भी हम you का सेंटेंस बोलेंगे और जिसको इंडिकेट करके बोलेंगे वो व्यक्ति हमेशा सुनेगा। You are so handsome, you are a sincere boy, you are an intelligent girl, you are my guru, you are my student। जिसको भी you इंडिकेट करके बोलेंगे ना दोस्तों, वो हमेशा सुनने का काम करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में यू, इसके साथ साथ यू बोथ और यू ऑल, इनके अलावा भी और हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां मैं बात करता हूं ऑल ऑफ यू, है ना, सम ऑफ यू, फ्यू ऑफ यू,
ठीक है, ये भी सब यू से रिलेटेड सब्जेक्ट जो हमेशा सेकंड पर्सन ही होंगे। मतलब जो सुनने का काम करे वो सेकंड पर्सन, जो बोलने का काम करे वो फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने का काम कौन करते हैं? आई और वी। सुनने का काम कौन करता है? यू। और यू खासकर यू बोथ और यू ऑल, ये ज्यादा आएंगे। ठीक, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ही क्या बोलता है या सुनता है? नहीं, ही के बारे में बात की जाती है। ही इज माई फादर। देखो, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन। मैं बोलने वाला, वह मेरे पापा है। मैंने बोला, आपने सुना। मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में, कि वह मेरे पापा है, तो ही के बारे में बात हो रही है। ही है थर्ड पर्सन। शी कौन सा पर्सन होगा? थर्ड। इट कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। अगर मैं नाम लूं नरेंद्र मोदी, कौन सा पर्सन होगा? ही को भी इंडिकेट करके बताएंगे, वह मेरे पापा है, वह मेरी मम्मी है, यह मेरा मोबाइल है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। मैंने बोला दिस, कौन सा सब्जेक्ट होगा? कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। दैट कौन सा होगा? दीज कौन सा होगा? दोस्त कौन सा होगा? थर्ड पर्सन। अगर मैं बोलता हूं चाइल्ड, कौन सा पर्सन होगा? चिल्ड्रन, थर्ड पर्सन। ठीक, अगर मैं बोलता हूं दे, कौन सा होगा? थर्ड पर्सन। अब इसमें जरा समझना, पर्सन तो समझ में आ गए कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई और वी को। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? यू को। यू बोथ को, यू ऑल को। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? जिनके बारे में बात होती है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। इज इट ओके? अब ये पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे ये मैंने बताया, ये पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। इसमें बंद किया हुआ है क्या? मैंने बंद किया। अरे यार, वही तो। जान दे बेटा, कोई बात नहीं। हम पे आशीर्वाद बनाए रखो कि हम ऊंचा चले जाए बहुत ज्यादा। हाँ, देखो बच्चे ने यहां पर वाईफाई बंद कर दिया कि इनकी क्लास ही नहीं चले। बताओ, दुश्मन आज से ही चालू हो गए हमारे। कोई बात नहीं बेटा, चलता है। चलो शुरू करें। देखो दोस्तों, पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, पर्सन प्लूरल भी होते हैं। समझिएगा इधर, वो उन चीजों को छोड़ो ना, वो आपके काम के नहीं है, यहां है ना। पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, पर्सन प्लूरल भी होते हैं। आई कौन सा पर्सन है? गिनती में कितना होता है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। पर्सन आई और वी कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। पर आई गिनती में कितना है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। वी गिनती में कितने हैं? एक से ज्यादा, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन ही है भाई दोनों। सेकंड पर्सन पे कहां गए? ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे वापस एक बार, आई फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है। यस यस ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। यस। समझ लेना चीज, दोबारा दिमाग में फिक्स होना चाहिए जब भी मैं पूछूं। आई गिनती में कितना है? सिंगल, मतलब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। वी गिनती में कितना? एक से ज्यादा, प्लूरल, मतलब प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। इज इट ओके और नॉट? सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू कहीं कहीं यू बोथ भी आता है या यू ऑल भी आता है। ये यू गिनती में कितना है? ज्यादा। एक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग है। सिंगुलर। और ये यू बोथ गिनती में कितना है? अब यू बोथ हुए दो, यू बोथ हुए दो, यू ऑल कितने हुए? दो से ज्यादा। यू एक है, इसलिए इसको बोला जाएगा सिंगुलर सेकंड पर्सन। यू बोथ एक से ज्यादा है, यू ऑल भी एक से या दो से ज्यादा है, इसको कहा जाएगा प्लूरल सेकंड पर्सन। प्लूरल सेकंड पर्सन। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल, मतलब फर्स्ट पर्सन में भी ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। जो यू है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और यू बोथ और यू ऑल चूंकि एक से ज्यादा होते हैं इसलिए ये प्लूरल सेकंड पर्सन है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होंगे।
थर्ड पर्सन, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होंगे। ही सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन थर्ड पर्सन है, यस यस सिंगुलर थर्ड पर्सन। शी सिंगुलर थर्ड पर्सन। इट सिंगुलर थर्ड पर्सन। नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन। अगर मैं बोलता हूं दे, प्लूरल थर्ड पर्सन। मैंने बोला दीज, प्लूरल थर्ड पर्सन। दोज, प्लूरल थर्ड पर्सन। मैंने बोला बॉयज, प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल थर्ड पर्सन। मैंने बोला बॉय, सिंगुलर थर्ड सिंगुलर थर्ड पर्सन। मैंने बोला टीचर, सिंगुलर थर्ड पर्सन। मैंने बोला टीचर्स, प्लूरल थर्ड पर्सन। क्या बात समझ में आई? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, और क्या बोलेंगे यार वो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल होता है। तीन होते हैं पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो बोलने का काम करते हैं, वो फर्स्ट पर्सन। वो कौन से? आई और वी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो सुनने का काम करते हैं, वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं। वो कौन से? यू, यू बोथ और यू ऑल। ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में बात की जाती है, वो सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन कौन कौन से? ही, शी, जितने भी सब्जेक्ट आ जाए, आई, वी, यू को छोड़कर जितने सब्जेक्ट बचते हैं, सब थर्ड पर्सन है। मैंने बोला माई फादर इज अ थर्ड पर्सन, योर मदर थर्ड पर्सन, बॉयज थर्ड पर्सन, गर्ल थर्ड पर्सन, फ्लावर थर्ड पर्सन, लॉयन थर्ड पर्सन, लॉयन एंड एलिफेंट थर्ड पर्सन। कोई भी आई, वी और यू को छोड़कर जो कुछ बचते हैं, वो सब थर्ड पर्सन है। लेकिन सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का गणित पता हो कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन, ये पता है। अभी तो स्पोकन के लिए कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम आएगा। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव कोचिंग की तैयारी करोगे, वहां बहुत काम आएगा। कहीं कहीं लिखा जाता है कि भाई जो डू है ना, वो फर्स्ट पर्सन, और ये ऐसा मैं बोलूं, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है डू, और जो डज है ना, वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने को दिमाग में आना चाहिए कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या, प्लूरल फर्स्ट पर्सन या प्लूरल, ये जो कुछ भी होता है, वो अगर दिमाग में सेट हो जाए ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो गाइज ये थे हमारे पर्सन जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अभी कॉपी में थोड़ा सा लिख ले, लिखो फटाफट, कॉपी में थोड़ा सा लिखाने का काम करता हूं, आप भी लिख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हेडिंग में लिखना सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ऐसे सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जो बोलने का काम करते हैं। ऐसे पर्सन्स को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जो बोलने का काम करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जो बोलने का काम करते हैं। एग्जाम्पल, आई और वी, आई और वी। लिख लिया? ऐसे सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जो बोलने का काम करते हैं, आई और वी। ठीक है, जिसमें आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। लिख लो फटाफट। जिसमें आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, सेकंड पर्सन, हेडिंग डालना सेकंड पर्सन। कोई कमेंट दिख रहा है बाई चांस? क्या क्या एंड हो गया? ठीक है, ठीक है। सेकंड पर्सन, ऐसे सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन कहा जाता है, ऐसे पर्सन को सेकंड पर्सन कहा जाता है, सॉरी, ऐसे सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन कहा जाता है जो सुनने का काम करते हैं। ऐसे पर्सन को सेकंड पर्सन कहा जाता, ऐसे सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन कहा जाता है जो सुनने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, यू बोथ, यू ऑल, यहां देख लेना है ना, यू बोथ, यू ऑल। ठीक है, जिसमें यू सिंगुलर सेकंड पर्सन कहा जाता है, जिसमें यू को सिंगुलर सेकंड पर्सन कहा जाता है, जिसमें यू को सिंगुलर सेकंड पर्सन कहा जाता है, जिसमें यू को सिंगुलर सेकंड पर्सन कहा जाता है, और यू बोथ और यू ऑल को प्लूरल सेकंड पर्सन, और यू बोथ और यू ऑल को प्लूरल सेकंड पर्सन। लिख लिया? नेक्स्ट, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यूनिफॉर्म बदलना होगा, ब्लैक ब्लैक में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, कुछ और पहनना पड़ेगा कल से, ब्लैक ब्लैक में बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, थर्ड पर्सन, ऐसे सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहा जाता है, ऐसे पर्सन को थर्ड पर्सन कहा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहा जाता है जिनमें, जिनके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहा जाता है जिनके बारे में हम बात करते हैं। जिनके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, दिस दैट बॉय गर्ल। ठीक है, ही शी इट नेम, दिस दैट बॉय गर्ल, कोई भी हो सकता है ना। ये है सिंगुलर थर्ड पर्सन, और इधर प्लूरल थर्ड पर्सन। प्लूरल थर्ड पर्सन में प्लूरल जैसे दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, मोबाइल्स, ये सब प्लूरल थर्ड पर्सन। लिख लेना है जैसे मैंने बताया। WH वर्ड छूट गया ना पूरा, वो पहले व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई ना, उससे फ्लो टूट गया, तो जल्दी जल्दी पूरा हो जाता। इतना समझ में आएगा इस? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल से हम लोग सीधे सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर निकलेंगे। मतलब हमारा जितना बेसिक था वो आज के लिए कंप्लीट हुआ।
कल हम डे 4 से सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर निकलेंगे, मतलब पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस पहले सीखेंगे, फिर टू बी, टू हैव, टेंस, मॉडल्स, इनकी ओर निकलेंगे। ठीक है, यही मेन चीजें हैं जो हम लोगों को सीखना है। आज तक जितना बेसिक पढ़ना था हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे से हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग की ओर निकलेंगे कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, क्या क्या चीज होती है लैंग्वेज में। ठीक है, सो गुड नाइट, अलविदा सभी को। थैंक यू सर। ओके।